हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव क्लासेस। तो देखिए वर्ब के पार्ट चले हुए थे और हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं वर्ब के। ठीक है, आज वर्ब का पार्ट नंबर 6 मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ओके, देखिएगा, यानी कि मैंने भी कहा वर्ब का पार्ट जो है आज वो है 6। ठीक है, वर्ब पार्ट नंबर 6। ओके, आज जो होंगे क्वेश्चन वो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए, खैर मैं शुरू करता हूँ। देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ब भी होती है और नाउन भी होते हैं। मैंने कहा कि इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ब के साथ साथ नाउन भी होते हैं और उसकी स्पेलिंग यानी फॉर्म भी बिल्कुल सेम होती है। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पर हेल्प हो गया, सपोर्ट, नीड और रेंज जैसे वर्ड etc। यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं या कुछ वर्ब ऐसी होती है जो वर्ब के साथ साथ नाउन भी होते हैं। जैसे हेल्प है, हेल्प वर्ब भी है और नाउन भी है। मान लो कोई डिटर्मिनर्स माई हेल्प हम बोल देते हैं, योर हेल्प बोल देते हैं कि थैंक्स फॉर माई हेल्प, तो माई डिटर्मिनर है, उसके बाद जो हेल्प आया वो नाउन हुआ। या फिर मैं बोलूँ कि आई हेल्प रवि डेली, कि मैं रवि की हेल्प करता हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद आई तो वर्ब। तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो वर्ड किस जगह पर आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद है तो वर्ब, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो नाउन है वो। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट है, वर्ब भी है नाउन भी है। रेन ये वर्ब भी है नाउन भी है, तो इनकी वर्ब फॉर्म भी सेम होती है, नाउन भी सेम होता है। बस हमें ये देखना होता है कि सेंटेंस में ये कहाँ आ रहे हैं, कि फिर हम इनको डिसाइड करें। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये पता लगा कि इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसी होती है जो वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करते हैं, वो हम सेंटेंस में देख ही लेते हैं। चलो खैर, अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन वर्ब दोनों होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स अलग अलग होती है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब होते दोनों हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। जैसे इनकी तो सेम थी, हेल्प हेल्प, लेकिन अब मैं कुछ वर्ड ऐसे बताऊंगा आपको जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म अलग अलग है, यानी स्पेलिंग अलग अलग है। वो वर्ड कौन से होते हैं जरा देखिएगा। जैसे भाई मान लो मैं नाउन फॉर्म लिखूं पहले तो, और फिर वर्ब। ठीक है जी, यानी कि नाउन और वर्ब उनके क्या होते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा बात, तो ये होता है नाउन, बात एक नाउन होता है। फिर मैं अगर इसकी वर्ब फॉर्म लिखूं तो होती है जी बेथ। तो बात होता है नाउन और बेथ यानी BATHE बेथ होती है वर्ब। ठीक है जी, फिर ऐसे मैंने लिखा, ये हुआ जी ब्रेथ और ब्रीद, श्वास लेना। ठीक है जी, तो ब्रेथ होता है नाउन और ब्रीद ई लगाते ही क्या बन जाती है वर्ब। ऐसे ही क्या होता है जी प्रैक्टिस, सी वाला प्रैक्टिस, ये होती है जी नाउन, और PRACTISE लगाते ही ये बन जाती है जी वर्ब प्रैक्टिस। ठीक है, एक होता है जी ADVICE एडवाइस, ये होता है जी नाउन सी वाला। अगर मैं करूं ADVISE एस वाला, ये होती है जी वर्ब। ओके, एक होता है जी इफेक्ट। ठीक है जी, इफेक्ट नाउन होता है और अफेक्ट ये वर्ब होती है। ठीक है जी, यानी फिर से मैं बता दूं, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म अलग होती है, स्पेलिंग अलग होती है। BATH बात ये नाउन होता है, जबकि BATHE बेत ये वर्ब होती है। ऐसी ब्रेथ BREATH नाउन, BREATHE वर्ब। सी वाला एडवाइस नाउन, एस वाला एडवाइस वर्ब। प्रैक्टिस सी वाला नाउन, एस वाला वर्ब। इफेक्ट नाउन, अफेक्ट क्या होता है जी वर्ब। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, ये तो होती है नाउन फॉर्म और इनकी वर्ब चेंज हो जाती है।
तो देखिएगा जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म एक होती है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो हम सेंटेंस में जिस वर्ड का फंक्शन जो होता है उसके आधार पर पहचान लेते हैं कि वहाँ पर वो पर्टिकुलर वर्ड नाउन है या वर्ब है। लेकिन अब एरर आती है एग्जाम में इनमें से, अगर हमें चाहिए नाउन फॉर्म वहाँ हमें वर्ब दे देते हैं, हमें चाहिए वर्ब फॉर्म वहाँ हमें नाउन दे देते हैं। ठीक है जी, तो ये एरर आती है। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, इनके ऊपर ही होंगे, उनको ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, देखिएगा सी, देखिएगा मैं कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। जैसे पहला सेंटेंस, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, after finishing the work he decided to take a bath। ठीक है जी, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ही डिसाइडेड टू टेक ए बेथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जी, द पेशेंट लेफ्ट द हॉस्पिटल against the advice of the doctors। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा थर्ड सेंटेंस, माई अंकल was operated upon by a practiced and experienced surgeon। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ यू always pay the full amount, this will not affect you। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, the new timetable comes into effect on Monday। ठीक है जी, the new timetable ये हो गया जी। नेक्स्ट देखिएगा, the coach did not affect any changes into the schedule। खैर देखिएगा, ये सेंटेंस है जो मैंने आपको वर्ड बताए, ठीक है ना, कि उनकी नाउन और वर्ब फॉर्म अलग अलग होती है। नाउन और वर्ब फॉर्म जो अलग अलग होती है, फिर हमें ये देखना होता है कि जिस सेंटेंस में नाउन की ज़रूरत है तो नाउन फॉर्म आएगी, वर्ब की ज़रूरत है तो वर्ब फॉर्म आएगी। इन्हीं कुछ सेंटेंस से देखते हैं प्रैक्टिस करके। ओके, देखिएगा, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने कुछ वर्ड बताए आपको अभी कि वो नाउन होते हैं और वर्ब भी होते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म अलग अलग होती है, स्पेलिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ही डिसाइडेड टू टेक ए बाथ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ है ही डिसाइडेड टू टेक। ठीक है, ए सबको पता है, जो ए होता है ये आर्टिकल होता है जी, डिटर्मिनर होता है ए आर्टिकल। ठीक है जी, ए आर्टिकल होता है, डिटर्मिनर्स होता है। सभी डिटर्मिनर्स अपने बाद क्या लेते हैं, वर्ब या नाउन। सबको पता है नाउन आता है डिटर्मिनर्स के बाद। जब नाउन आता है तो जो बेथ होता है ये वर्ब फॉर्म होती है, इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है जी, बाथ, BATH।
तो पहले सेंटेंस में BATHE के स्थान पर BATH बात होगा, ठीक है जी। सेकंड सेंटेंस, द पेशेंट लेफ्ट द हॉस्पिटल अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है। जो पेशेंट ने मतलब हॉस्पिटल को लीव कर दिया, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल द आया हुआ है, यहाँ भी आर्टिकल्स क्योंकि डिटर्मिनर्स होते हैं वो अपने बाद नाउन लेते हैं। एडवाइज, एस वाला एडवाइज वर्ब होती है जी, हमें नाउन चाहिए तो क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा जी, ओके। तो एडवाइस में क्या फर्क है, सी वाला नाउन होता है, एस वाली वर्ब फॉर्म होती है। हमें यहाँ नाउन की नीड थी इसलिए हमने यहाँ पर सी लगाया, एडवाइस, ओके। नेक्स्ट, माई अंकल वाज ऑपरेटेड अपॉन बाई ए प्रैक्टिस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड सर्जन, ठीक है। यहां देखेगा अपॉन बाई ए यहां आर्टिकल है, इसका नाउन क्या है जी, सर्जन। सर्जन हो गया, व्हाट काइंड ऑफ सर्जन, वो सर्जन कैसा था, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस वर्ब होती है, इसकी थर्ड फॉर्म यहां पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रही है क्योंकि सर्जन से पहले एडजेक्टिव चाहिए था और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सबको पता है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करती है। तो एक्सपीरियंस्ड यहां सर्जन के लिए है, जैसे एक्सपीरियंस्ड यहां पास्ट पार्टिसिपल है वैसे ही क्या है जी, प्रैक्टिस्ड यहां पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है जी, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, एडजेक्टिव, और किसके बनते हैं, मेन वर्ब के। सबको पता है ये प्रैक्टिस्ड में सी लगा हुआ है। प्रैक्टिस एक नाउन होता है, नाउन की तो कोई एडजेक्टिव हम नहीं बना सकते थर्ड फॉर्म लगाकर, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म होगी वो वर्ब की होगी। तो यहां प्रैक्टिस्ड गलत हो गया, तो यहां भी क्या होगा जी, प्रैक्टिस्ड होगा एस वाला, ठीक है। और जब भी ये वर्ब फॉर्म बनेगी और तभी इसका एडजेक्टिव संभव है जी, ठीक है। चलिए जी, फोर्थ सेंटेंस, इफ यू ऑलवेज पे द फुल अमाउंट दिस विल नॉट इफेक्ट यू, ठीक है। अब यहां देखिएगा इफेक्ट, अफेक्ट में मैंने क्या बताया, इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होती है। यहां पर देखिएगा विल नॉट हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब या नाउन, मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब क्या होता है जी, अफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट अफेक्ट यू, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, द न्यू टाइम टेबल कम्स इनटू अफेक्ट ऑन मंडे। इनटू क्या होता है जी, इनटू प्रेपोजिशन होती है, इनटू प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, लेकिन अफेक्ट तो वर्ब हो गई, इसकी नाउन फॉर्म क्या होता है जी, इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इनटू इफेक्ट ऑन मंडे, ओके। लास्ट सेंटेंस देखो और अपना आप डिसाइड करो यहां क्या आएगा, द कोच डिड नॉट अफेक्ट एनी चेंज इनटू द शेड्यूल। देखिएगा जल्दी से लास्ट सेंटेंस, देखिएगा लास्ट सेंटेंस से पहले मैं आपको इफेक्ट अफेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। उसके बेस पर क्वेश्चन भी दूंगा, इसको हम बाद में करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिएगा मैंने अभी बताया अफेक्ट और इफेक्ट। देखिए अफेक्ट मैंने बताया कि क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है जी। अफेक्ट क्या होती है, अफेक्ट एक वर्ब होती है जी, जिसका मतलब क्या होता है, टू इम्पैक्ट। क्या होता है जी, टू इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है। टू इम्पैक्ट का मतलब होता है असर करना, प्रभाव डालना, ठीक है। टू इम्पैक्ट होता है जी प्रभाव डालना, असर करना, ठीक है। इफेक्ट, इफेक्ट यानी अफेक्ट की नाउन फॉर्म हो गई इफेक्ट, इसका मतलब होता है जी इम्पैक्ट, प्रभाव। अफेक्ट का मतलब होता है टू इम्पैक्ट, प्रभाव डालना, और इफेक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट, ठीक है जी। चलो जी, ये तो मैंने बताया था अभी। खैर मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि अफेक्ट वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू इम्पैक्ट, लेकिन एज ए वर्ब अफेक्ट का मतलब एक और होता है। अफेक्ट का मतलब होता है जी टू प्रिटेंड। क्या होता है जी, टू प्रिटेंड। टू प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, नाटक करना, टू प्रिटेंड। आपने एक वर्ड सुना होगा कभी, अफेक्शन। अफेक्शन एक नाउन फॉर्म होता है, अफेक्शन नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रिटेंस। समझ में आया, अफेक्ट से बना अफेक्शन। अफेक्शन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रिटेंस, दिखावा। उसी अफेक्शन की
वर्ब फॉर्म होती है अफेक्ट, जिसका मतलब होता है टू प्रिटेंड। ओके, तो अफेक्ट एक वर्ब है, एज ए वर्ब इसका मीनिंग एक और होता है टू प्रिटेंड। तो मतलब इम्पैक्ट भी होता है, प्रभाव डालना और दिखावा करना। ठीक है जी। इफेक्ट नाउन होता है, इसका मतलब होता है जी इम्पैक्ट, प्रभाव। लेकिन इफेक्ट एक वर्ब भी होती है, इफेक्ट एक वर्ब भी होती है। जब ये वर्ब होती है इसका मतलब होता है जी टू कोज। क्या होता है जी? टू कोज, मतलब टू कोज समथिंग। ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, इफेक्ट एक वर्ब भी होता है जब इसका मतलब हो जाता है टू कोज समथिंग। तुमने एक फ्रेजल वर्ब सुनी होगी, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब यही तो होता है, टू कोज समथिंग। जब हम कुछ चेंज वगैरह कर देते हैं तो कोज बन जाता है, तो उसको बोलते हैं टू कोज समथिंग। तो वो मीनिंग देगी इफेक्ट एक वर्ब के रूप में। तो क्या मैंने बताया, इफेक्ट अफेक्ट के बारे में फिर से जान लो। अफेक्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है इम्पैक्ट। एज ए वर्ब इसका मीनिंग एक और होता है टू प्रिटेंड। ओके, चलिए जी। इफेक्ट, इफेक्ट एक नाउन होता है, उसका मतलब होता है इम्पैक्ट, प्रभाव। लेकिन इफेक्ट वर्ब भी होती है, और जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है जी टू कोज। ठीक है ना, टू कोज समथिंग। ठीक है। खैर, जैसे मैंने ये बताए अफेक्ट और इफेक्ट के मीनिंग, इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन है वो देखना तुम। ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे कांट प्रेडिक्ट द डेज ऑफ द मेडिसिन। ये लिखा, दे कांट प्रेडिक्ट द डेज ऑफ द मेडिसिन, आवर डिसीजंस डेज आवर लाइफ। ठीक है जी, ये लिखा। नेक्स्ट है जी, दे ऑफन डेज calmness when they are nervous। ठीक है जी, ये लिखा। The implementation of this policy, the implementation of this policy may dash peace in the region। देखिए जी, ये 4 सेंटेंस है। ठीक है, इनमें हमें इफेक्ट और अफेक्ट से रिलेटेड फिलअप यूज़ करने हैं। ठीक है जी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्ट अफेक्ट में क्या अंतर है। ठीक है, इफेक्ट एक नाउन होता है, अगर मैं नाउन की बात करूं। अफेक्ट वर्ब होती है जिसका मतलब टू इम्पैक्ट और टू प्रिटेंड होता है। इफेक्ट एक वर्ब भी होती है जब उसका मतलब हो जाता है टू कोज समथिंग। ठीक है। देखिए, 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने, तो यहाँ आपको डिसाइड करना है कि क्या आएगा, इफेक्ट या अफेक्ट। तो पहला सेंटेंस, पहले तो आप खुद से यही देख लो कि दिए हुए पर्टिकुलर सेंटेंस में पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, दिए हुए इन 4 सेंटेंस में पर्टिकुलर सेंटेंस में फिलअप में हमें नाउन या वर्ब क्या चाहिए। अगर हमें नाउन चाहिए तो नाउन तो इफेक्ट ही होता है। जब हमें वर्ब की जरूरत होगी तो हम मीनिंग टैली कर लेंगे। ठीक है, जैसे दे कांट प्रेडिक्ट, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मेडिसिन का प्रभाव क्या होने वाला है। ठीक है जी। सेकंड बात, द आर्टिकल होता है, आर्टिकल अपने बाद हमेशा क्या लेता है जी, नाउन। यहां हमें नाउन चाहिए, ये बात तय है। अगर हमें यहां नाउन चाहिए तो इफेक्ट होने वाला है, ना कि अफेक्ट, क्योंकि नाउन सिर्फ इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, आवर डिसीजंस, आवर डिसीजंस क्या हुआ जी, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी जी, वर्ब। भाई सबको पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आएगी। ओके, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, कुछ भी आ सकता है। चलो आ जाओ यहाँ, दे ओफन, दे सब्जेक्ट हुआ, ओफन एडवर्ब हुआ। यहां भी आपको क्या चाहिए जी, वर्ब। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड दोनों सेंटेंस में हमें वर्ब की नीड है। फोर्थ, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी में क्या होता है जी, मोडल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद भी क्या चाहिए जी, मेन वर्ब, यानी कि वर्ब तो है ही।
वर्ब चाहिए। तो तीनों सेंटेंस में सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों में हमें मेन वर्ब चाहिए, ठीक है। तो खैर अब हमें मीनिंग टैली करना होगा, क्योंकि इफेक्ट मेन वर्ब भी हो जाती है जब उसका मतलब होता है टू कोज समथिंग। नेक्स्ट देखिएगा, आवर डिसीजंस डैश आवर लाइफ। तो यहां क्या मीनिंग चाहिए? आवर डिसीजंस प्रिटेंड आवर लाइफ, प्रिटेंड तो नहीं करेगी। आवर डिसीजंस इम्पैक्ट आवर लाइफ, या फिर आवर डिसीजंस कोज आवर लाइफ। क्या हमारे डिसीजन हमारी लाइफ के लिए कोज हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अलाइव तो हम पहले भी हैं, तो उसमें तो कोई चेंज होने से नहीं रहा, ठीक है ना। तो कोज तो नहीं आएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हमारी लाइफ पर प्रभाव डाल सकते हैं, किसी की ज़िंदगी आसान कर देते हैं, किसी की मुश्किल कर देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डिसीजंस है वो इम्पैक्ट पहुंचा सकते हैं हमारी लाइफ पर। तो यहाँ मीनिंग हो चाहिएगा हमें टू इम्पैक्ट का। टू इम्पैक्ट का मीनिंग कौन देगा जी? अफेक्ट। और इस अफेक्ट का मतलब क्या होता है जी? टू इम्पैक्ट। ओके, टू इम्पैक्ट। नेक्स्ट, दे ऑफन डैश कामनेस व्हेन दे आर नर्वस। जब वो नर्वस होते हैं, जब वो नर्वस होते हैं तो अक्सर वो कामनेस यानी शांत होने का दिखावा करते हैं। साफ सी बात है भाई, कोई नर्वस है उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? शांत होने का दिखावा ही तो कर रहा है। तो यहाँ टू प्रिटेंड का मीनिंग चाहिए। टू प्रिटेंड का मीनिंग अफेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा जी? अफेक्ट। तो क्या होगा जी? अफेक्ट होगा। नेक्स्ट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी में डैश पीस इन द रीजन। तो ये कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को यदि इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हो सकता है कि इस रीजन में शांति हो जाए, ठीक है। यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो ये एरिया है उस एरिया में पहले गोलीबारी होती होगी, तो अगर किसी पॉलिसी को वहां इंप्लीमेंट कर दिया जाए, मतलब लागू कर दिया जाए, तो क्या पता वहां शांति हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये कोज समथिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो रहा है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी में कोज पीस इन द रीजन, ठीक है जी। तो यहाँ कोज का मीनिंग चाहिए, और कोज का मीनिंग कौन देता है जी? इफेक्ट। और यहाँ ये वर्ब है जी, ठीक है। तो ये चार सेंटेंस आपने देखा, इफेक्ट और अफेक्ट के अंतर को जाना, ठीक है। तो अब देखिएगा द कोच, यानी कि सिक्स्थ सेंटेंस, द कोच डिड नॉट अफेक्ट एनी चेंजेस इन टू द शेड्यूल। तो यहाँ चेंज होने की बात है। कहीं भी अगर चेंज होने की बात है तो वहाँ कोज होता है जी। चेंजेस में क्या होता है? हमेशा कोज होता है। भाई मान लो, मान के चलो कोई शेड्यूल है, ठीक है भाई, मान के चलो कोई शेड्यूल है, तो कोई शेड्यूल बना दिया गया कोच के द्वारा। तो मान लो कोई प्लेयर तो इसे एक्सेप्ट कर सकता है एज इट इज, कोई इसमें चेंज कर सकता है। तो इसको ऐसे मान लो या चेंज मान लो, तो हो तो यहाँ क्या हो रहा है जी? कोज ही हो रहा है। तो द कोच डिड नॉट अफेक्ट की जगह क्या होगा जी? इफेक्ट होगा। और इस इफेक्ट का मतलब यहाँ होगा जी कोज एनी चेंजेस इनटू द शेड्यूल। मतलब कोच ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो इफेक्ट और अफेक्ट के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया। मीनिंग याद रखना इफेक्ट का, जब वो वर्ब होती है। नाउन सिर्फ इफेक्ट होता है, ये भी याद रखना, ठीक है जी। ओके, तो इन सेंटेंस में आपने सीखा बात, बेथ, एडवाइस, एडवाइस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है जी। ब्रेथ, ब्रीथ, इन नाउन और वर्ब की फॉर्म क्या होती है, ठीक है। कुछ और सेंटेंस है, जैसे कुछ और सेंटेंस है जी, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट वॉज ए बर्डन, it was a burden that he had borne with great patience। ठीक है जी। एक सेंटेंस मान लो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन was born a few weeks before Christmas। ठीक है जी, ये है मोहन was born a few weeks before Christmas, ठीक है। नेक्स्ट, they implied from what he said
that he was not interested. What do you infer by that remark? देखिएगा जी, ये कुछ सेंटेंस है. It was a burden that he had borne with great patience. ठीक है. मोहन was born a few weeks before Christmas. ठीक है. पहले इन्हीं दोनों सेंटेंस को देखते हैं और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि इस सेंटेंस में क्या कहा गया है. ठीक है जी, देखिएगा. मैं आपको यहाँ बताऊँ. ठीक है, इस सेंटेंस को बाद में लिखेंगे, पहले हम उन दोनों को देखते हैं. देखिएगा, एक वर्ब होती है बियर. ठीक है जी, एक वर्ब होती है बियर, ये फर्स्ट फॉर्म है. बियर की सेकंड फॉर्म होती है जी बोर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है जी बोर्न. ठीक है, तो बियर बोर बोर्न, BORN बोर्न इसकी थर्ड फॉर्म होती है. बियर बोर बोर्न. एक चीज़ और बताऊं, बियर की एक और थर्ड फॉर्म होती है. बियर की एक और थर्ड फॉर्म होती है और वो होता है जी BORN बोर्न. ठीक है, यानी बियर की दो थर्ड फॉर्म होती है, BORNE बोर्न और BORN बोर्न. ठीक है, देखिएगा. अब मैं आपको बताऊं, जो ये बोर्न है तो ये है जी मेन वर्ब, लेकिन जो नीचे वाला बोर्न है ये होगा जी केवल पास्ट पार्टिसिपल. तो ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करता. BORN जो है, ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बियर की, ये एज ए मेन वर्ब नहीं ट्रीट की जाती, केवल पास्ट पार्टिसिपल इसका यूज होता है. तो हम कह सकते हैं कि ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है. BORN को केवल हम एडजेक्टिव की तरह ही यूज करेंगे. जो बोर्न होता है BORNE बोर्न, इस बोर्न को हम क्या कर सकते हैं, इस बोर्न को हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब भी और एडजेक्टिव भी. ठीक है, और मैं आपको बताऊं, इस बोर्न BORN बोर्न का मतलब क्या होता है जी, टू कम इनटू द वर्ल्ड. ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊं BORN बोर्न का मतलब होता है टू कम इनटू द वर्ल्ड. ठीक है ना, जन्म होना. ठीक है ना, दुनिया में एंट्री करने आने का मतलब है जन्म होना. किसी का जन्म होता है तो वहाँ पर इस बोर्न का यूज़ करेंगे. तो बोर्न का मतलब सिर्फ एक होता है एज एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है जन्म होना. जबकि BORN बोर्न का मतलब क्या होता है जी, जो बियर वर्ब का मतलब होता है जैसे टू प्रोड्यूस, कुछ प्रोड्यूस करना. ठीक है, टू कैरी, कैरी करना. तो कहने का मतलब है, मैं आपको कहूँ कि बोर्न का मतलब सिर्फ जन्म होना होता है BORN का, बाकी सब मीनिंग किसका होता है जी, BORNE बोर्न का होता है. ठीक है, कैरी करना, प्रोड्यूस करना. और एक और होता है टू टॉलरेट. क्या होता है जी, टू टॉलरेट, सहन करना, जो बियर वर्ब का मतलब होता है. तो बोर्न का मतलब BORN, बोर्न का मतलब सिर्फ जन्म होना होता है, बाकी सब मीनिंग होते हैं BORNE का. ठीक है ना, तो अगर कहीं आपको जन्म होने का मीनिंग चाहिए तो बोर्न आएगा BORN बोर्न एज एन एडजेक्टिव, बाकी सब जगह आएगा BORNE बोर्न, प्रोड्यूस करना, कैरी करना और सहन करना. ठीक है जी, चलिए, तो जान गए आप. अगर मेन वर्ब चाहिए तो बोर्न होगा और एडजेक्टिव चाहिए तो फिर मीनिंग टैली करेंगे, और बोर्न केवल एडजेक्टिव के रूप में आएगा. ठीक है जी, देखिएगा. देखो, इट वॉज, देखिएगा, इट वॉज ए बर्डन दैट ही हैड बोर्न विद ग्रेट पेशेंस. इसमें आपने देख ही लिया, इट वॉज ए बर्डन दैट ही हैड क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब. अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब. और मेन वर्ब क्या होती है, BORNE बर्न. और उसका मतलब इट वॉज ए बर्डन, बहुत बड़ा मतलब ये बर्डन था, इसको उसने ग्रेट पेशेंस, धीरज के साथ इसको कैरी किया, इस बर्डन को. ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज ए बर्डन दैट ही हैड बोर्न विद ग्रेट पेशेंस. हमें यहाँ मीनिंग कैरी का चाहिए था, कैरी का मीनिंग होता है BORNE बोर्न, और मेन वर्ब चाहिए थी, मेन वर्ब होती है BORNE बोर्न. नेक्स्ट, मोहन वॉज बोर्न ए फ्यू वीक्स बिफोर क्रिसमस. हम कह रहे हैं कि मोहन का जन्म हुआ था. मोहन मतलब आया था, मतलब वर्ल्ड में कब आया था, जस्ट ए फ्यू वीक्स बिफोर क्रिसमस, मतलब क्रिसमस से कुछ सप्ताह पहले. तो सबको पता है वाज यहाँ लिंकिंग वर्ब है,
और इसके बाद एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव जो होगा और जो जन्म होने के मीनिंग को प्रोड्यूस कराएगा तो वो होगा बोर्न, BORN बोर्न। तो मोहन वॉज बोर्न ए फ्यू वीक्स बिफोर क्रिसमस। ठीक है जी, तो समझ आया। इसके आधार पर हम कुछ और सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस ट्री हैज नेवर डैश एनी फ्रूट। ठीक है, फिर मैंने लिखा गांधी जी was dash on 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869। ठीक है जी, तो ये है। और इनमें आपको चाहिए, एक में आपको फिल करना है जी बोर्न ई वाला और एक में बोर्न है जी एन वाला। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में से किस सेंटेंस में बोर्न आएगा, BORN बोर्न, और किस में आएगा बोर्न। बड़ा इजी है, पहले में देखेगा। दिस ट्री हैज़ नेवर डैश एनी फ्रूट, मतलब जो ट्री है ये कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, और मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब क्या होती है जी, BORNE बोर्न। ठीक है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी वॉज डैश ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो गांधी जी के जन्म होने की बात हो रही है। वाज यहाँ लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या आएगा, बोर्न। ठीक है, तो ये बोर्न के ऊपर सेंटेंस थे कि कहाँ पर ई वाला बोर्न आता है और कहाँ पर एन वाला बोर्न आता है। मैंने आपको कहा यदि आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो BORN बोर्न होगा, और एडजेक्टिव चाहिए यानी टू कम इनटू द वर्ल्ड का मीनिंग चाहिए तो केवल BORN बोर्न होगा एज एन एडजेक्टिव। बाकी सब जगह क्या होगा, BORN बोर्न। ठीक है जी, चलिए जी, देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, दे implied from what he said that he was not interested। ठीक है, they implied from what he said that he was not interested। What do you infer by that remark? देखिएगा, ये दो सेंटेंस है और इन सेंटेंस में क्या आएगा ये आपको देखना है। ठीक है जी, तो दे implied from what he said that he was not interested, what do you infer by that remark। ठीक है, जरा एक बार देखो तो अपने आप चेक करके क्या क्या आ सकता है। ठीक है, हाँ जी, खैर मैं आपको बताऊं, इनमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक वर्ब होती है इम्प्लाई और एक वर्ब होती है इन्फर। ये दो वर्ब के ऊपर कॉन्सेप्ट इनमें पूछा गया है कि इम्प्लाई और इन्फर वर्ब के मीनिंग क्या है और हम कैसे इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, खैर मैं आपको बताऊं जी, इन्फर वर्ब इन्फ्रेंस नाउन से बनी है, इन्फ्रेंस, और इन्फ्रेंस का मतलब होता है जी टू कंक्लूड। टू कंक्लूड बोल सकते हैं या फिर टू अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है ना, किसी बात को समझना। ठीक है, कंक्लूजन निकालना, समझना, तो इसका मतलब होगा जी इन्फर का। इम्प्लाई जो वर्ब होती है, इम्प्लाई, इस वर्ब का जो मीनिंग होता है इम्प्लाई वर्ब का, इसका मीनिंग होता है जी टू हिंट, मतलब हिंट देना या फिर टू इंडिकेट। ठीक है जी, इंडिकेट करना। तो फिर से बता दूं, इन्फर एक ऐसी वर्ब है जिसका मतलब होता है, इन्फ्रेंस से बना होता है टू कंक्लूड या टू अंडरस्टैंड, समझना, जबकि इम्प्लाई वर्ब का मतलब होता है टू इंडिकेट। ठीक है ना, इंडिकेट करना या टू हिंट देना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इन्फर वर्ब का यूज़ तब किया जाता है जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है या तो वो लिसनर होता है या फिर वो रीडर होता है। फिर से बता दूं, इन्फर वर्ब का यूज़ तब किया जाता है
जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, या तो वो लिसनर हो या फिर वो रीडर हो। और इम्प्लाई वर्ब का यूज तब किया जाता है, इम्प्लाई वर्ब का यूज तब किया जाता है जब जो हमारा सब्जेक्ट होता है या तो वो स्पीकर होता है या फिर वो राइटर होता है। फिर से बता दूं, इम्प्लाई वर्ब का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा पर्सन हो जो स्पीकर हो या फिर राइटर हो। तो समझ रहे हो, स्पीकर राइटर का मतलब क्या होगा कि वो कुछ बात बोलेगा, कुछ बात लिखेगा और उसको कौन समझेगा, उसको समझेगा लिसनर, जो उस जिसको वो सुना रहा है। तो स्पीकर जो बोल रहा है और जिसको वो सुना रहा है, तो वो लिसनर उसकी बात को समझेगा। तो समझना ही तो होता है अंडरस्टैंड। तो इन्फर वर्ब का यूज वहां होगा जब सब्जेक्ट हमारा लिसनर होगा, रीडर होगा। और इम्प्लाई वर्ब का यूज उसी सेंटेंस में किया जाता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा पर्सन हो जो स्पीकर हो और कुछ बोल रहा हो, जो इंडिकेट कर रहा हो। समझ गए आप? तो इन दोनों को इनमें जरा एंटर करिएगा। जैसे दे इम्प्लाइड, चलो यहां हमने समझा इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, इंडिकेट, कि उन्होंने इंडिकेट किया। फ्रॉम व्हाट ही सेड, जो उन्होंने, जो उसने कहा। भाई फ्रॉम व्हाट ही सेड, जो उसने कहा कि मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं था। अब किसने बात कही, दे ने या ही ने? ही सेड, तो ही ने कहा। तो सेंटेंस का जो स्पीकर है वो कौन है? जी, ही। भाई सेंटेंस का जो स्पीकर है वो तो ही है, सुनने वाला कौन है? ही, मतलब दे। भाई ही तो है बोलने वाला, लेकिन इसको किसने समझा? दे ने। तो दे इंप्लाइड होगा या इन्फर होगा? अरे भाई इन्फर्ड ही तो होगा, क्योंकि ये समझने का काम कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, और ये समझ गए कि उसने जो कहा वो इंटरेस्ट नहीं था। भाई क्या उसने कहा कि जो उसने कहा कि उसने क्या कहा कि वो इंटरेस्ट नहीं था। तो कौन समझे इस बात को? दे। तो दे यहां लिसनर है, और लिसनर है तो फिर कौन सी वर्ब आएगी? इन्फर्ड आएगी, नोट इंप्लाइड वर्ब आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, What do you infer by that remark? मतलब what do you mean? यानी कि कोई हमें रिमार्क के बारे में बोल रहा है, तो यहां पर कौन होगा? ये स्पीकर ही तो बात को बोल रहा होगा, और स्पीकर बात को अगर हमें कुछ बोल रहा होगा तो फिर यहां क्या होगा जी? इंप्लाई। समझ गए आप? तो दोनों सेंटेंस को समझिएगा। इंप्लाई वर्ब का यूज उसी सेंटेंस में करना हो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट स्पीकर हो, यानी कि वो अपनी बात बोल रहा हो, इंडिकेट कर रहा हो। तो यहां क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू इंडिकेट बाय दैट रिमार्क, व्हाट डू यू मीन बाय दैट रिमार्क। ठीक है सी। और इन्फर वर्ब का यूज उस सेंटेंस में करना है जब सेंटेंस का जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है और स्पीकर की बात को सुन रहा होता है। समझ गए आप? तो इन्फर और इंप्लाई वर्ब को समझना। ठीक है सी। देखिएगा, मैंने दो सेंटेंस लिखे। द थीव्स managed to elude the police for several months। ठीक है जी। तो क्या लिखा? The thieves managed to elude the police for several months। He alluded to a few problems that he was faced with। देखिएगा, ये दो सेंटेंस है। द थीव्स, जो चोर होते हैं, द थीव्स मैनेज्ड टू एल्यूड द पुलिस फॉर सेवरल मंथ्स। ही एल्यूडेड टू ए फ्यू प्रॉब्लम्स दैट ही वाज फेस्ड विद, मतलब जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था। ठीक है, खैर। तो यहाँ दो वर्ब है। दो वर्ब कौन सी है जी? एक तो है जी एल्यूड, ठीक है जी, और एक है जी इल्यूड। तो मैं आपको बताऊं, एल्यूड का मतलब होता है टू रेफर टू, टू रेफर टू, ठीक है ना, रेफर कर देना। ठीक है, किसी को कुछ रेफर कर देना। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल देना उस चीज़ का। ठीक है, कुछ रेफर करना, एग्जाम्पल देना। इल्यूड, इल्यूड वर्ड का मतलब होता है टू इवेड। टू इवेड का मतलब होता है जी टू एस्केप, अवॉइड।
तो यहां पर समझिएगा क्या कहा गया है। एल्यूड का मतलब क्या होता है जी, एल्यूड का मतलब होता है जी, एल्यूड का मतलब होता है टू रेफर टू, मतलब कुछ एग्जांपल देना, रेफर कर देना, ठीक है। इल्यूड का मतलब होता है टू इवेड, ठीक है ना, यानी बच निकलना, एस्केप कर देना, अवॉइड कर देना, ठीक है। तो इन्हीं मीनिंग को टैली करते हुए सेंटेंस देखते हैं जी, ठीक है। द थीव्स मैनेज्ड टू एल्यूड द पुलिस फॉर सेवरल मंथ, जो चोर है वो पुलिस को क्या कर रहे थे जी, मतलब चकमा दे रहे थे, ठीक है ना, बच रहे थे। तो यहाँ एल्यूड रेफर का मीनिंग थोड़ा ही होगा, यहाँ होगा जी किसका मीनिंग, इल्यूड का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, इल्यूड हो जाएगा, इसका मतलब होगा जी एस्केप द पुलिस, ठीक है, पुलिस से बच रहे थे। नेक्स्ट, इल्यूड, ही alluded to a few problems that he was faced with, मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, उसे कुछ प्रॉब्लम थी, a few problems जो वो फेस कर रहा था। तो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसको रेफर ही तो करेगा, ठीक है, उससे बचेगा थोड़ा ही, तो फिर क्या हो जाएगा, alluded, ठीक है जी। तो ये एल्यूड और एल्यूड वर्ब के ऊपर कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देखिएगा जी, देखिएगा ये कुछ वर्ब मैंने करवाई है, कुछ और कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दीज एक्टिविटीज डू नॉट कन्फर्म, दीज एक्टिविटीज डू नॉट कन्फर्म विद diplomatic rules and regulations, फिर से बोल रहा हूं, these activities do not conform with diplomatic rules and regulations, ठीक है जी। नेक्स्ट है, he confirmed that the area was now in a rebel hand, खैर ये तो that the area was now in rebel hand, ये दो सेंटेंस है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। These activities do not conform with the diplomatic rules and regulations. He confirmed that the area was now in rebel hand, मतलब विद्रोही का हाथ में है, ठीक है, जो विद्रोही होते हैं, विद्रोह फैलाते हैं, देख के। तो यहाँ देखो इन दोनों सेंटेंस में कौन सी वर्ब डिस्कस की गई है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, यहाँ दो वर्ब डिस्कस की हुई है, एक तो है जी कंफर्म और एक है जी कंफर्म। तो यहां दो वर्ब डिस्कस हुई है, कंफर्म और कंफर्म। कंफर्म जो तुम सभी जानते हैं, कंफर्म का मतलब होता है जी टू मेक श्योर, या फिर टू वेरीफाई, मतलब वेरीफाई भी होता है जी। फिर से बता दूं, कंफर्म का मतलब होता है जी टू मेक श्योर, मतलब कुछ श्योरिटी किसी को देना, कंफर्म करा देना या वेरीफाई कर देना, ठीक है। जबकि कंफर्म का मतलब होता है जी टू ओबे, मतलब आदर करना या फिर टू फॉलो। फिर से बता दूं कि कंफर्म का मतलब होता है जी टू ओबे या टू फॉलो, जबकि कंफर्म का मतलब होता है टू मेक श्योर या टू वेरीफाई, ठीक है जी। अब सेंटेंस में पढ़ के मीनिंग को टैली कर लेते हैं जरा। These activities do not conform with diplomatic rules and regulations, मतलब जो ये एक्टिविटीज़ है, ये मतलब जो एक्टिविटीज़ है ये ओबे नहीं करती, फॉलो नहीं करती जो डिप्लोमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्टिविटीज़ होती है ये डिप्लोमेटिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, तो फॉलो करने का यहाँ मीनिंग चाहिए, तो क्या होता है जी, कन्फर्म होगा। यहाँ देखो, ही कन्फर्म दैट द एरिया वाज नाउ इन रिबेल हैंड, तो ये कोई इंफॉर्मेशन है, दैट द एरिया वाज नाउ इन रिबेल हैंड एक इंफॉर्मेशन है जिसको लेकर ही क्या है, श्योर है। तो यहाँ श्योरिटी का मीनिंग चाहिए, तो क्या होगा जी, कंफर्म्ड होगा, नॉट कंफर्म्ड, ठीक है। तो
तो ये डिफरेंस होता है कन्फर्म और कन्फर्म वर्ब में। कन्फर्म का मतलब होता है टू मेक श्योर, किसी को लेकर श्योर होना है, टू वेरीफाई। और कन्फर्म का मतलब क्या होता है, टू ओबे, टू फॉलो, यानी टू गो बाय। ठीक है, खैर ये हुआ। देखिएगा, दो सेंटेंस और है। दे इन्वेंटेड ए मैथमेटिकल एरर, दे इन्वेंटेड ए मैथमेटिकल एरर इन हिज कैलकुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज discovered innumerable excuses and told endless lies। ठीक, देखिएगा, they invented a mathematical error in his calculations, he has discovered innumerable excuses and told endless lies। ठीक है, खैर इन दोनों सेंटेंस को आपने देखा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। दो वर्ब इनमें यूज हुई है, एक इन्वेंट और एक डिस्कवर। ठीक है, चलो खैर इन्हें बता देते हैं। इन्वेंट, इन्वेंट वर्ब का मतलब क्या होता है जी, टू क्रिएट समथिंग, टू मेड अप। ठीक है ना, तो मैंने कहा इन्वेंट का मतलब होता है टू क्रिएट या मेड अप। ठीक है ना, जो मतलब बनाया जाता है जो पहले से ना रहा हो। ठीक है, जिसको क्रिएट किया गया हो। फिर से बता दूं, इन्वेंट का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग, कुछ बनाना। ठीक है, कुछ करना जो पहले से नहीं रहा हो, वो बिल्कुल नया हो। ठीक है, फिर होता है जी एक वर्ड डिस्कवर। क्या होता है जी, डिस्कवर का मतलब होता है जी टू एक्सप्लोर, टू एक्सप्लोर। ठीक है, टू एक्सप्लोर का मतलब होता है जी खोजना। डिस्कवर, इन्वेंट का मतलब होता है कुछ क्रिएट करना जो पहले से नहीं रहा हो, और डिस्कवर का मतलब होता है जी टू एक्सप्लोर, मतलब कुछ खोजना जो पहले से हो। ठीक है ना, यानी पहले से कोई चीज है वो बाद में खोजी गई हो। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं, क्रिएट का मतलब हो जो पहले से ना हो। ठीक है जी, जो पहले से न हो, जो पहले से न हो उसको बाद में क्रिएट किया गया हो, और जो पहले से हो उसको खोजा गया हो। ठीक है जी, तो इन्वेंट वहां पर यूज होगा जो पहले से नहीं रहा हो, उसको क्रिएट किया गया हो तो इन्वेंट होता है, और जो पहले से हो और उसको बाद में खोजा गया हो तो उसको डिस्कवर वहां यूज करना है। ठीक है, ये डिस्कवरीज होती है और वो इन्वेंशंस होते हैं। ठीक है, देखिएगा, दे इन्वेंटेड ए मैथमेटिकल एरर इन हिज कैलकुलेशन। यदि ये होता कि दे इन्वेंटेड ए मैथमेटिकल एरर, तो मान सकते थे कि चलो उन्होंने मैथमेटिकल एरर क्रिएट की, लेकिन फिर हमने देखा यहां क्या है, इन हिज कैलकुलेशंस, तो वो कैलकुलेशंस में पहले से एरर हुई होगी। भाई किसी की कैलकुलेशन में पहले से एरर रही होगी तो उसको बाद में क्या क्या हो गया, डिस्कवर किया गया होगा, उसको खोजा गया होगा, फाउंड किया गया होगा। तो पहले से किसी की कैलकुलेशन थी, उन्होंने मैथमेटिकल एरर फाउंड की, इसका मतलब वो पहले से थी, उसको डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट, he has discovered innumerable excuses, मतलब असंख्य बहाने बनाए और अंत तक, जिसका अंत न हो वहां तक झूठ बोला। ठीक है ना, तो अब एक चीज देखेगा, क्या बहाने पहले से एग्जिस्ट होते हैं? नहीं, बहाने वगैरह झूठ वगैरह मतलब एट ए टाइम होते हैं। ठीक है ना, मतलब जब कोई स्पीकर कुछ बोल रहा होता है तो वो झूठ क्या करता है, बहाने बनाता है। तो बनाने का काम तभी से करता है जब किसी से बातें करता है। तो यहां आपको डिस्कवर्ड नहीं होगा, यहां इन्वेंटेड होगा सी। ठीक है, फिर से बता दूं, इन्वेंट का यूज वहां पर किया जाता है जहां कुछ क्रिएट किया जाता है जो पहले से नहीं हो। डिस्कवर का यूज वहां पर किया जाता है जो चीज पहले से हो और उसको बाद में फाउंड किया गया हो। ओके जी, देखिएगा, तो देखिए वर्ब का टॉपिक चला हुआ है, मेरे हिसाब से इसकी एक और क्लास होगी, फिर ये टॉपिक
खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या स्टार्ट करेंगे, देखेगा। एक और सेंटेंस है, पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ anyone else to bring their children with him, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है, he promised his son to take a new toy from the market। देखिए जी, ये दो सेंटेंस है। पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन विद हिम। सेकंड सेंटेंस है, ही प्रोमिस्ड हिज सन टू टेक ए न्यू टॉय फ्रॉम द मार्केट। तो इन सेंटेंस में क्या एरर है, आपको क्या लग रहा है, एक बार खुद से सोचो, वरना फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इनमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है वो डिस्कस हुआ है ब्रिंग और टेक वर्ब का। एक ब्रिंग वर्ब होती है और एक टेक वर्ब होता है। वैसे तो दोनों का मतलब हिंदी में होता है लेना, ठीक है, लाना वगैरह जो भी होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। ब्रिंग का मतलब होता है ब्रिंग फ्रॉम समवेयर, और टेक का मतलब होता है टेक टू समवेयर। फिर से बता दूं, ब्रिंग का मतलब होता है ब्रिंग फ्रॉम समवेयर और टेक का मतलब होता है टेक टू समवेयर, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सुबह दफ्तर में जाता है, सुबह ऑफिस में जाता है, और सुबह वो अपना टिफिन तैयार कराता है और अपना टिफिन लेकर चला जाता है। तो टिफिन वो लेकर गया, तो टेक टू समवेयर या ब्रिंग फ्रॉम समवेयर, इसका मतलब वहां होगा टेक टू समवेयर, कि वो कहीं जा रहा है। टू का मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट पर जा रहा है, और उसका मतलब हो जाएगा ही टुक टिफिन टू हिज ऑफिस, ठीक है। तो टेक का यूज हम तब करते हैं जब हम कहते हैं कि हम कोई चीज लेकर कहीं जा रहे हैं। और ब्रिंग का मतलब है चलो वो ऑफिस चला गया, शाम को जब ऑफिस से आया तो वो सब्जी लेकर घर आया, तो सब्जी लेकर आया ना कि सब्जी लेकर गया। तो सब्जी लेकर आया तो क्या हो जाएगा, ही ब्रोट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। ही ब्रोट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, कि वहां से आया, सब्जी लेकर आया। तो ब्रिंग फ्रॉम समवेयर, अगर कहीं से आ रहे हैं तो ब्रिंग आएगा, अगर कहीं जा रहे हैं तो वहां टेक आता है, ठीक है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये स्पीकर की ओरिजिनल स्टेट है और स्पीकर कहीं गया, तो ये हो जाएगा टेक। और ये स्पीकर की ओरिजिनल स्टेट है और यहां स्पीकर के पास कोई आया तो ये हो जाएगा जी ब्रिंग, ठीक है। तो इसको फिर से समझ लेना। हालांकि एक वर्ब और होती है, उसको हम बोलते हैं, मान लो स्पीकर है, कोई स्पीकर के पास से गया और स्पीकर के लिए किसी पर्पज से उसके लिए कोई चीज लाया, तो उसको बोलते हैं फैच। फैच एक फॉर्मल वर्ब होती है, इतनी यूज नहीं होती। तो फैच, हालांकि मैंने कहा अगर कोई कहीं जा रहा है तो वो होता है जी टेक, अगर कोई कहीं से कुछ लेकर आ रहा है तो वो होता है ब्रिंग। लेकिन मान लो कोई कुछ लेने गया फिर एकदम आ गया, ठीक है ना। एकदम का मतलब क्या होता है कि किसी पर्पज से आ गया, ठीक है। मान लो मैंने किसी को कुछ कहा कि मेरे लिए लेकर आओ, तो वो गया और वो लेकर आया, तो वहां होता है फैच, ठीक है। जैसे आप नेट वगैरह पर कुछ डालते हो तो वहां फैचिंग आता है, लिखा हो फैचिंग। तो नेट में क्या होता है कि वो आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन खोजने के लिए जा रहा है, ठीक है, और फिर तुरंत से आ जाता है, तो क्या होता है वो फैचिंग होता है। फैचिंग यानी वो आपके लिए ही तो, मतलब आपके पर्पज के लिए ही तो कुछ इंफॉर्मेशन गैदर किया और फिर वो आ गया, ठीक है। तो खैर फिर से बता दूं, खैर फैच फॉर्मल वर्ब होती है, इसका तो इतना यूज नहीं होता, लेकिन टेक और ब्रिंग का याद रखना। टेक का मतलब होता है टेक टू समवेयर, कहीं जाना, और ब्रिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से कुछ लाना, ठीक है। अब यहाँ जाओ, पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन विद हिम। अगर मैं यहाँ इसको मानूं तो ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ, पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि कोई उनके बच्चों को लेकर आए। ब्रिंग का मतलब तो लेकर आना होता है ना, यानी मान लो पेरेंट्स यहाँ पर है और इतनी दूरी पर यहाँ चिल्ड्रन है, तो मान लो ये यहाँ कहा जा रहा है कि पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि कोई उनके बच्चों को लाए, मतलब यहाँ से उनको बच्चों को लाए। तो ये तो बेतुका मीनिंग है। अरे अगर पेरेंट्स और बच्चे दूर होंगे, कोई तो उनके बच्चों को लेकर आएगा, तो यहाँ ही ब्रिंग वाला मीनिंग नहीं चलेगा। हाँ ये बोल सकते हो कि पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि कोई उनके बच्चों को उनके पास से कहीं ले जाए। तो यहाँ जो मीनिंग होगा वो टेक का होगा,
क्योंकि टेक का मतलब होता है टेक टू समवेयर, मतलब किसी को भी अनुमति नहीं देनी चाहिए कि कोई उनके बच्चे को कहीं ले जाए, ठीक है। तो यहां पर ब्रिंग नहीं होगा, टेक होगा, यानी कि कोई भी उनके बच्चों को ना ले जाए। नेक्स्ट, ही प्रोमिस्ड हिज सन टू टेक ए न्यू टॉय फ्रॉम द मार्केट, मतलब उसने अपने बच्चे को प्रोमिस किया एक नया टॉय लाने के लिए मार्केट से। तो मार्केट से लाएगा तो फिर जाएगा थोड़ा ही, मतलब लेके आएगा वो टॉय को लेकर, अगर आएगा तो फिर क्या होगा, ब्रिंग। तो ये होता है ब्रिंग और टेक में डिफरेंस, ठीक है। तो देखिएगा आज मैंने आपसे कुछ वर्ब डिस्कस की, इंपॉर्टेंट वर्ब थे, तो इनको अपना समझना। और वर्ब का लास्ट टॉपिक बचा है, इसको हम कल समाप्त करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।